राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपनी यूनिटी की पाठशाला में। हम लोग कंप्लीट सीडीपी का सेशन कर रहे हैं, जिसमें आपकी 12 क्लास हो चुकी है। आज आपकी 13 क्लास है और हम अपने सिलेबस कंप्लीट करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल आप एटी की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी। आप पीडीएफ से कम 2 बार खुद से भी रिविज़न कर लेंगे, ठीक है। हमने कोशिश की थी कि आपको 20 से 22 क्लासेस दी जाएंगी, जिसमें आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आज 13 क्लास है, हम उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। 21 से 22 क्लास में आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आइए आज क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हमको देखना है बंडूरा सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। बंडूरा ने सोशल कॉग्निटिव थ्योरी दी। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने कहा कि सेल्फ एफिशिएंसी इज द पर्सन्स बिलीव्स रिगार्डिंग what should be done to achieve a desired goal and the person's beliefs regarding his or her ability to perform those actions. Your beliefs in your own quality, मतलब आपको जो बिलीव्स है, आपके अंदर जो आपका बिलीव्स है, वही आपकी क्या है, खुद की क्वालिटी है। बिहेवियर, कॉग्निटिव फैक्टर्स और सिचुएशन फैक्टर्स को इन्होंने बताया। और इसके बाद आता है आपका रॉजर्स थ्योरी। बंडूरा ने मेन रूप से आपने क्या किया कि सेल्फ एफिशिएंसी के ऊपर काम किया। खुद के अंदर जो बिलीव्स है उस पर काम किया और चीज़ों को खुद के ऊपर ही लेके बताया कि खुद के अंदर जो बिलीव्स होगा, खुद का जो व्यवहार होगा, वो हमारे फैक्टर्स को क्या करेगा, अफेक्ट करेगा। रॉजर्स थ्योरी आती है, इनको फादर ऑफ ह्यूमनिज्म भी कहा जाता है। रॉजर्स को क्या कहा जाता है? फादर ऑफ ह्यूमनिज्म कहा जाता है। इनका पूरा नाम क्या है? कार्ल रॉजर्स बिलीव्ड इन द इनहेरेंट गॉडनेस ऑफ पीपल एंड एम्फेसाइज्ड द इम्पोर्टेंस ऑफ फ्री विल एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ। इन्होंने मेनली 5 कैरेक्टरिस्टिक्स बताए। पहला, ओपन टू एक्सपीरियंस, क्या करना? ओपन टू एक्सपीरियंस। फिर एग्जिस्टेंशियल लिविंग, ट्रस्ट फीलिंग, विश्वास करने के लिए, क्रिएटिविटी, रचनात्मक चीजों पे, और फुलफिल लाइफ। इनकॉन्ग्रुएंट, अनकॉन्ग्रुएंट, यानी कि अनुकूल और अनुकूलता किस चीज में बताया गया? सेल्फ इमेज और आइडियल सेल्फ में। द सेल्फ इमेज इज डिफरेंट टू द आइडियल सेल्फ, देयर इज ओनली अ लिटिल ओवरलैप, हियर सेल्फ एक्चुअलाइजेशन विल बी डिफिकल्ट। और कॉन्ग्रुएंट में क्या होता है? अनुकूलता वाले में कि द सेल्फ इमेज इज सिमिलर टू द आइडियल सेल्फ। आइडियल सिमिलर की क्या होती है? सिमिलर होती है सेल्फ इमेज। देयर इज ए मोर ओवरलैप, दिस पर्सन कैन सेल्फ एक्चुअलाइज। ये किसने बताया था? ये आपकी रॉजर्स की थ्योरी थी। इसके बाद आता है आपका असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी। देयर इज ए डाइवर्सिटी ऑफ अप्रोचेस to personality assessment and controversy surrounds many aspects of the widely used methods and techniques. कौन कौन से मेथड बताए गए इसमें? कि मेथड्स ऑफ पर्सनालिटी असेसमेंट, पर्सनालिटी असेसमेंट्स के मेथड बताए गए। पहला सब्जेक्टिव, फिर ऑब्जेक्टिव, फिर प्रोजेक्टिव, और फिर होता है क्या? साइको एनालिटिक। तो यहाँ पे जो आपका प्रोजेक्टिव वाला मेथड है, ये आपके लिए क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट हम क्या करेंगे, सभी को डिटेल्स में देखेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सब्जेक्टिव हो किस किस चीज़ में डिवाइड किया गया? जो का सब्जेक्टिव मेथड था वो मिलने किस चीज़ पे काम किया? ऑटोबायोग्राफी, कोई केस हिस्ट्री हो गया, इंटरव्यू हो गया, या फिर क्वेश्चन एयर हो गया। क्वेश्चन पूछने वाली चीज़ों पे सब्जेक्टिव तरीके से काम किया गया। इसके बाद आपका है नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव में क्या था? मिनिएचर लाइफ सिचुएशन टेस्ट, अनऑब्जर्व ऑब्जर्वेशन, साइकोलॉजिकल मेजर्स और रेटिंग स्केल। अब रेटिंग स्केल आपकी किसके अंतर्गत आती है? ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी के अंतर्गत आती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है प्रोजेक्टिव, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत कौन कौन से आए? एक तो आपका रोसर्स टेस्ट जो आया, वो प्रोजेक्टिव के अंदर आया। थीमेटिक एप्रेशन टेस्ट, जिसे हमारे शॉर्टकट में क्या कहते हैं? TAT भी कहते हैं, वो भी इसी के अंतर्गत था। चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, जिसे हम CAT कहते हैं, चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट, ये भी आपका क्वेश्चन था, प्रोजेक्टिव असेसमेंट के अंतर्गत था। फिर है प्ले टेक्निक, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट, पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट, और इनकम्प्लीट सेंटेंस टेक्निक, ये भी किसके अंतर्गत आया? आपका प्रोजेक्टिव के अंतर्गत आया। इसके बाद नेक्स्ट आता है यहाँ से साइको एनालिटिकल। इसमें 2 तरीके की मेन थी आपकी, एक फ्री एसोसिएशन टेस्ट, एक क्या था आपका? ड्रीम एनालिसिस मेथड। तो ये 2 तरीके की चीजें थी आपकी असेसमेंट ऑफ पर्सनालिटी में। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका द प्रोजेक्टिव मेथड्स, प्रक्षेपण तकनीकें। इन दीज मेथड्स और टेक्निक्स द एग्जामिनर डज नॉट ऑब्जर्व द ओवर्ड बिहेवियर ऑफ द सब्जेक्ट एज इन मिनिएचर लाइफ सिचुएशन।
The subject is encouraged to project or throw his thoughts, emotion, wishes and other reactions freely in some situation which are proved. विक्षेपण तकनीकी में मेन रूप से कौन सी चीज देखा गया है? ओवर बिहेवियर, जैसे आपको प्रोजेक्ट करना, थ्रो करना अपने थॉट्स को, इमोशन को, विशेष को, और भी तरीके के रिएक्शन को क्या करना? थ्रो करना, बताना, साझे करना ही इस चीज में इन सभी चीजों की बात की गई है। द रॉरशैक इंक ब्लड टेस्ट यानी स्याही धब्बा परीक्षण भी जिसे हम कहते हैं, डेवलप किसके द्वारा किया गया? बाय ए स्विस साइकोलॉजिस्ट हरमन रॉसर्स। ये कहाँ से? स्विस साइकोलॉजिस्ट है। कंसिस्ट ऑफ 10 इंक ब्लॉट्स हैविंग सिमेट्रिकल डिजाइन। 5 इंक ब्लॉट्स उन्होंने ब्लैक और ग्रे कलर की बताया। 2 आर ब्लैक, ग्रे एंड रेड और 3 आर मल्टी कलर्ड विदाउट एनी ब्लैक। आइए इसको थोड़ा डिटेल्स में जानते हैं आगे चल के। द थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट यानी TAT जिसे भी हम कहते हैं, डेवलप्ड बाय मुरे एंड मॉर्गन 1935, कंसिस्ट ऑफ ए सीरीज ऑफ 20 पिक्चर्स। The person is asked to tell the story that each one suggests to him. The complete version of TAT includes 31 picture cards depicting a variety of ambiguous social scenes. वैसे तो इनके में कितने पिक्चर थे? 20 पिक्चर थे, लेकिन जो कंप्लीट वर्जन इसका था किसका? थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट TAT का, उसमें कितनी पिक्चर इंक्लूड की गई थी? 31 पिक्चर्स इंक्लूड की गई थी। 1 in blank, 7 और फॉर मेल्स, एक क्या थी? ब्लैंक थी। 7 इसके लिए थी? मेल्स के लिए थी। 7 फॉर फीमेल्स, 7 फीमेल्स के लिए थी। 1 फॉर बॉयज या फिर गर्ल्स, एक ही बॉय या गर्ल्स किसी के लिए थी। 1 फॉर मैन और वुमेन, एक मैन और वुमेन के लिए थी। एंड 1 ईच फॉर ए बॉय, गर्ल, मेंस एंड वुमेन। द रिमेनिंग 10 आर फॉर एनीवन, बाकी 10 किसके लिए थी? किसी और, सबके लिए, यानी किसी और के लिए भी थी। तो टोटल के लोग बाकी कितने पिक्चर्स इंक्लूड की गई थी? 31 पिक्चर्स इंक्लूड की गई थी। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका चिल्ड्रन एप्रिसिएशन टेस्ट यानी जिसे हम CAT भी कहते हैं। तो हमारे लिए क्या था? प्रोजेक्टिव वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट था, तो उसी के जो सब पार्ट थे उनको हम क्या करते हैं? डिटेल्स में एक एक करके देख रहे हैं, ठीक है। दिस टेस्ट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय ब्लैक इन 1949। इट इज यूज्ड टू एक्सेस द पर्सनालिटी ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 10 ईयर्स। ये किसके कितने साल के बच्चों के बीच में देखा गया? 3 से 10 साल के बच्चों के बीच में इस चीज का असेसमेंट किया गया। प्ले टेक्निक्स, word association test. The word association method in which the subject is presented with a list of words one at a time with the instruction to respond with the first word that enters his mind. जो पहला वर्ड उसके मन के अंतर्गत आता है उस चीज को देखा गया। जैसे इजी हुआ, अहेड हुआ, सेक्रीफाइस, हैप्पी, डिस्कशन, सेटिस्फेक्शन, इनकरेज, सिस्टम, क्विक, कंफर्ट। तो ये क्या थी आपकी वर्ड एसोसिएशन टेस्ट थी। जो पहला बच्चे के मन में जो पहला वर्ड आता है वो यही मन रहता है। तो किसके बीच में देखा गया था ये? नेक्स्ट आता है आपका पिक्चर एसोसिएशन टेस्ट यानी चित्र सहचर परीक्षण। A recent projective techniques is the picture associative method in which pictures of social situation are substituted for words or the stimulus materials. नेक्स्ट आता है इसके बाद आपका द इनकम्प्लीट सेंटेंस टेक्निक्स यानी वाक्य पूर्ण करने की विधि। द सब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड विथ अ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस व्हिच ही फिनिशेस इन एनी वे दैट ही लाइक्स। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट किया जाता है विथ अ नंबर ऑफ इनकम्प्लीट सेंटेंसेस, जिसे फिनिश करना रहता है व्हिच ही फिनिशेस इन एनी वे दैट ही लाइक्स। किसी तरीके से उसे क्या करना रहता है? पूरी तरीके से फिनिश करना रहता है। नेक्स्ट आता है आपका ऑब्जेक्टिव टेस्ट। इसमें कौन कौन से सब टॉपिक्स आपके? जैसे मिनीएचर लाइफ सिचुएशन टेस्ट, ऑन ऑब्जर्वेशंस, साइकोलॉजिकल मेजर्स और रेटिंग स्केल्स। ये आपका रेटिंग स्केल्स इसके अंतर्गत आता है, ऑब्जेक्टिव टेस्ट के अंतर्गत आता है। इसे हमने अभी पीछे भी देखा था। नेक्स्ट टॉपिक यहाँ से आता है आपका एडजस्टमेंट, ठीक है, समायोजन। स्मिथ ने यहाँ पे क्या बताया था? स्मिथ के अनुसार अच्छा संयोजन यानी अच्छा एडजस्टमेंट वह है जो यथार्थ पर आधारित तथा संतोष देने वाला होता है। स्मिथ ने क्या बताया था कि अच्छा समायोजन वो है जो यथार्थ पर आधारित हो तथा संतोष देने वाला हो। अकॉर्डिंग टू स्मिथ अ गुड एडजस्टमेंट इज वन दैट इज बेस्ड ऑन रियलिटी एंड इज सेटिस्फाइंग। क्या करना हो? सांत्वना देने वाली मतलब सेटिस्फाई करने वाला आपको होना चाहिए, संतोष देने वाला होना चाहिए।
शेफर ने क्या बताया यहाँ पे, एडजस्टमेंट इज अ प्रोसेस बाय व्हिच लिविंग ऑर्गेनिज्म, एडजस्टमेंट क्या है, प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मेंटेन्स अ बैलेंस बिटवीन इट्स नीड्स एंड सर्कमस्टेंसेस, लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, नीड्स और सर्कमस्टेंसेस के बीच में एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, दैट इन्फ्लुएंस द सेटिस्फैक्शन ऑफ दीज नीड्स, जो क्या करते हैं, उससे सेटिस्फैक्शन देती है उन सभी नीड्स के लिए। तो शेफर्स ने एडजस्टमेंट को अपने तरीके से डिफाइन किया और स्मिथ अपने तरीके से डिफाइन किया। स्मिथ के अनुसार तो सीधी सी बात है, अच्छा संबोधन क्या है, वही है जो यथार्थ और आधारित संतोष देने वाला होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से टॉपिक आता है आपका एजुकेशनल इंपॉर्टेंस, समायोजन का शैक्षिक महत्व। तो एजुकेशनल इंपॉर्टेंस मुख्य रूप से क्या क्या चीजें आती हैं, क्या करता है, ये आपको टकराव से बचाता है। सबसे मेन चीज यहाँ पे क्या आती है एजुकेशनल इंपॉर्टेंस में, आपको टकराव से बचाएगा, तरक्की की ओर ले जाना, ये भी आपको किसके अंदर आता है, एजुकेशनल इंपॉर्टेंस। आप जितने अच्छे पढ़ेंगे, जितने अच्छे से करेंगे, जितने अच्छे से चीज़ों को स्थिर करेंगे, क्या होगा, आपको टकराव से बचाया जाएगा, तरक्की की ओर ले जाती है। व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग सही कार्यों के लिए होता है, व्यक्ति की ऊर्जा का उपयोग क्या होगा, किसी गलत डायरेक्शन में नहीं होगा। अगर आप पढ़े लिखे हैं, आप सेटिस्फाइड हैं, आप चीज़ों को जानते हैं, तो आपकी अपनी ऊर्जा का उपयोग क्या करेंगे, सही जगह करेंगे। समायोजन की कमी नकारात्मक परिस्थितियों को जन्म देती है, समायोजन की कमी कहाँ होती है, जो एडजस्टमेंट की कमी होगी आपको, तो आप निगेटिव सिचुएशन को क्रिएट करने में सफल होंगे, जो आपके लिए क्या होगा, दिक्कत की भावना हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका मेल एडजस्टमेंट यानी कुसमायोजन। हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखा, अब हम लोग क्या देखेंगे, कुसमायोजन। जेम्स रेवन ने बताया, कुसमायोजन किसी व्यक्ति की वह दशा है जो अपने भौतिक, व्यवसायिक तथा सामाजिक परिवारण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है। जेम्स रेवन ने क्या बताया, जो कुसमायोजन है वो किसी व्यक्ति वह दशा है जो अपने भौतिक, व्यवसायिक तथा सामाजिक पर्यावरण के साथ अनुकूलन नहीं कर पाता है। इसमें इन्होंने बताया इड, ईगो और सुपर ईगो, ये तीन घटकों को इन्होंने शामिल किया। इन्होंने बताया कि इड, ईगो, सुपर ईगो, इन तीन घटकों में होने वाले असंतुलन के परिणाम स्वरूप असामान्यता का उद्भव होता है। यानी इड, ईगो, सुपर ईगो, इन तीनों के कारण क्या होता है, असंतुलन यानी कि असमानता का उद्भव होता है। फ्रायड ने क्या बताया, फ्रायड के अनुसार सब मानसिक रोगों का मुख्य कारण आंतरिक मानसिक संघर्ष तथा दमन होता है। फ्रायड ने तो सीधा सीधा एक लाइन में सब कुछ एक ही चीज पे क्या किया, थोप दिया। इन्होंने सीधा सीधा कह दिया कि सब मानसिक रोगों का जो मुख्य कारण होता है, जिसका जो मेंटल डिसेबिलिटी का रीजन होता है, वो क्या होता है, आंतरिक मानसिक संघर्ष होता है। जो हमारे अंदर मानसिक संघर्ष चलता रहता है, उसका दमन नहीं क्या होता है, सभी मेंटल डिसेबिलिटी से कारण होता है। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ समायोजन व्यक्ति के लक्षण कौन कौन से होते हैं, अपने वातावरण के अनुकूल नहीं बन पाना, जो हमारा वातावरण है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, क्या उसके अनुकूल नहीं बन पाना, असामाजिक, स्वार्थी और दुखी रहना, सैड रहना, असोशल होना, ग्रीडी होना, ठीक है, और मानसिक दंडों, कुंठाग्रस्त तथा तनाव से युक्त होना, ये सब चीजें किसके हैं, कुसमायोजन व्यक्ति के लक्षण। छोटी सी समस्या उत्पन्न हो जाने पर अपना संतुलन खो देना और घृणा, द्वेष और बदले की भावना रखना, और इसके कारण कौन कौन से हैं, फिजिकल, सोशियो कल्चरल और साइकोलॉजिकल। तो यही चीजें हैं कि आपको शरीर में देखेंगे कि छोटी छोटी समस्याओं पे क्या होगा कि आप अपना आपा खो देंगे, अपना धैर्य खो देंगे, अपना संतुलन खोएंगे, अपना बैलेंस खोएंगे, तो फिर क्या हो जाएगा, आपके अंदर डिसेबिलिटीज की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। और ये कारण बताया गया, फिजिकल, सोशियो कल्चरल, साइकोलॉजिकल, ये सब चीजें क्या होगी, इनके कारण के बीच में आती है। कुसमायोजन से उत्पन्न होने वाले मानसिक रोग कौन से होते हैं, सबसे बड़ी चीज कुसमायोजन मेंटल डिसेबिलिटीज मेन रूप से होती है। तो स्ट्रेस, जाहिर सी बात है सबसे पहले हो जाएगी, तनाव की स्थिति, एंग्जाइटी होगी, चिंता होगा, प्रेशर, जाहिर सी बात रहेगा, दबाव, और फ्रस्ट्रेशन भी काफी हद तक देखी जाती है, यानी कुंठा भी इसी के अंतर्गत डिसेबिलिटीज हो जाती है, मेंटल डिसेबिलिटीज। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, यानी कर्ट लेविन ने 1935 व अन्य ने 4 प्रकार के प्रेरणात्मक संघर्ष दिए। कर्ट लेविन ने क्या बताया, 4 प्रकार से इसको डिफाइन किया। पहला अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, पहला क्या होता है आपका अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट और मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, ठीक है,
इसे 4 तरीके से कौन कौन से डिफाइन किया, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, मल्टीपल अप्रोच और अवॉइडेंस का कॉन्फ्लिक्ट डिफाइन किया। अप्रोच क्या हो गया, एक उपागम हो गया, ए वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग, एक क्या हो गया, एक वे हो गया किसी चीज को सोचने और करने का, एक वे हो गया, ए वे ऑफ डूइंग और थिंकिंग अबाउट समथिंग। अवॉइडेंस क्या हो गया, बचाव, एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग और विथड्रॉइंग समथिंग फ्रॉम समथिंग। तो अप्रोच और अवॉइडेंस क्या है, अप्रोच है आपका उपागम, जैसे कोई तरीका हो गया आपको कोई भी चीज सोचने का, कोई भी चीज करने का। अवॉइडेंस क्या हो गया, बचाव हो गया कि एन एक्ट और प्रैक्टिस ऑफ अवॉइडिंग और विथड्रॉइंग सम फ्रॉम समथिंग। अवॉइडेंस हो गया किसी चीज से बचाव। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट क्या हुआ, उपागम द्वारा लीस्ट स्ट्रेसफुल इसमें क्या होगा आपका, बहुत ही कम होगा। ईच ऑफ द चॉइसेस आर पॉजिटिव, इसमें सभी चॉइसेस क्या होंगी आपकी, पॉजिटिव्स होंगी। यूजुअली रिजॉल्व बाय मेकिंग ए डिसीजन, एक डिसीजन के द्वारा इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, सॉल्व कर पाएंगे। ऐसी चीज़ें होंगी, ऐसी परिस्थिति होंगी कि इन्हें हम धीरे धीरे सही कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट, इसमें क्या होगा, मोर स्ट्रेस होगा। अवॉइडेंस में क्या होगा, मोर स्ट्रेसफुल होगा। अप्रोच में हमने क्या देखा था, लीस्ट स्ट्रेसफुल था। ईच ऑफ द चॉइसेस आर पॉजिटिव थी और यूजुअली रिजॉल्व बाय मेकिंग ए डिसीजन के द्वारा हम चीज़ों को अच्छे से रिसॉल्व कर सकते थे। लेकिन अवॉइडेंस में क्या है, यहाँ पे चीज़ें आपकी मोर स्ट्रेसफुल हैं। नाइदर चॉइस इज पॉजिटिव, वहाँ पे क्या थी, दोनों सभी चॉइस आपकी पॉजिटिव थी, यहाँ पे कोई भी चॉइस आपकी पॉजिटिव नहीं होगी। और रिजॉल्व बाय मेकिंग ए डिसीजन, एक डिसीजन के द्वारा चीज़ों को रिजॉल्व किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्या था आपका, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स, निवागम परिहार द्वार ऑकर्स व्हेन ए चॉइस हैज बोथ पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स। यहाँ पे कहते हैं कि जो चॉइस क्या है, बोथ हो सकती है, नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरीके की हो सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या, मल्टीपल अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट्स। यहाँ पे क्या होगा, मोस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगी। कैसे फॉर्म्स होगी, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, जटिल होगा। ईच ऑफ सेवरल अल्टरनेटिव कोर्सेस ऑफ एक्शन हैज इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यहाँ पे सभी जो अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन होंगे उनकी क्या होंगे, एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों होंगे। अब बात आती है इनके सॉल्यूशन की, इनके समायोजन की विधियों की। तो आइए, दो तरीके की इनके सॉल्यूशन होते हैं, एक डायरेक्ट एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स, और इनडायरेक्ट क्या है, डिफेंस ओरिएंटेड मेथड। तो आइए देखते हैं डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड। सॉल्विंग और रिमूविंग ऑब्स्टेकल्स, यानी बाधा को नष्ट करना या दूर करना क्या हो गया, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया। चेंजिंग प्लान और फाइंडिंग न्यू वेज, या तो अपने प्लान को चेंज कर देना या फिर कोई नया तरीका खोज लेना, एक रिप्लेसमेंट करना। या मेकिंग प्रॉपर चॉइसेस एंड डिसीजन, प्रॉपर चॉइस रखना है, कोई डिसीजन लेना, यानी कि आपको आगे क्या होगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने की वजह हम आगे बढ़ेंगे। तो हमारे क्या रहेगा, डायरेक्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड्स के अंतर्गत ये चीज़ें आती हैं। इनडायरेक्ट या डिफेंस ओरिएंटेड मेथड्स जिसको कहते हैं, इसमें क्या होता है आपका, रेशनलाइजेशन होता है, यानी युक्तिकरण होगा, तर्क संगतिकरण, प्रोजेक्शंस होंगे यहाँ पे प्रक्षेपण, कंपनसेशन यानी क्षतिपूर्ति, और रिग्रेशन यानी प्रतिगमन, और सब्लिमेशन उदात्तीकरण, चेंज ऑफ एनर्जी भी इसी के अंतर्गत होगा। डिस्प्लेसमेंट ये भी यही आएगा। आइडेंटिफिकेशन, रिप्रेशन यानी मोटिवेशन फॉरगेटिंग होगा, सस्पेंशन कॉन्शियसली होगा, रिएक्शन फॉर्मेशन प्रतिक्रिया निर्माण, डेनियल इंकार, और डे ड्रीमिंग दिवा स्वप्न भी इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी यानी विविधता का सिद्धांत। विविधता से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और हमारे व्यक्तिगत मतभेदों को पहचानना है। तो डाइवर्सिटी क्या है कि हर इंसान क्या है, अलग अलग, जाहिर सी बात है, एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है कि डाइवर्सिटी अलग, हर इंसान अलग अलग होती है, इंसान की सोच अलग अलग होती है। तो हर इंसान के बीच डाइवर्सिटी पाई जाती है और हर इंसान क्या है, अद्वितीय है, हर व्यक्ति क्या है, अद्वितीय है। ठीक है, बेसिस ऑफ डाइवर्सिटी क्या है, एक तो लैंग्वेज हो सकती है भाषिक रूप से, दूसरा कल्चरल हो सकती है सांस्कृतिक, तीसरा क्या होती है, नस्ल हो सकती है, चौथा लैंगिक, पांचवा शारीरिक, और छठा रुचियाँ। इंटरेस्ट भी क्या होता है, सबका अलग अलग होता है। तो ये सब चीज़ें आपकी डाइवर्सिटी के अंतर्गत आती है, कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी, जिससे हम लोगों को अलग अलग डिवाइड करते हैं। ICIDH यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म आता है इसका कि इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। इसको क्या कहते हैं, ICIDH। इसका फुल फॉर्म याद रखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है। ICIDH का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ इम्पेयरमेंट्स, डिसेबिलिटीज एंड हैंडीकैप्स। इम्पेयरमेंट्स क्या होती है, बॉडी रिलेटेड होती है, संरचनात्मक और कार्यात्मक शरीर की दुर्बलता होती है। डिसेबिलिटीज क्या है, दैनिक जीवन की गतिविधियों में विकलांगता या गतिविधियों पर प्रतिबंध। और हैंडीकैप्स क्या है, सामाजिक एकीकरण में बाधाएं या फिर भागीदारी की सीमाएं। तो ये क्या था आपका कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवर्सिटी था।
इसको हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस कर लिया। अभी भी आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। क्लास आपको कैसे लगी आप कमेंट बॉक्स में फीडबैक जरूर बताएंगे। टेलीग्राम चैनल आप AIT की पाठशाला ज्वाइन कर लेंगे, वहाँ पे आपको इसकी PDFs मिल जाएगी। ठीक है, क्लास आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, थैंक्स, जय श्री राम, राधे राधे।